हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार और स्वागत है आज का हमारे लेक्चर में आप सभी का। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट क्या होते हैं और कितने टाइप के हमारे यूनिट होते हैं, और जब हम यूनिट को बनाते हैं तो उनके लिए क्या क्या हमको बेसिक कैरेक्टर्स का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी डिस्कशन हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हम स्टैंडर्ड यूनिट बनाए हैं हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स के, उन सभी यूनिट को वन बाय वन हम लोग आज के इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर के अंदर। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज की हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पर। तो पहला यूनिट है हमारे पास 1 मीटर। जनरली मीटर जो कैलकुलेशन है, जो यूनिट है हमारा, वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए। तो जब जब हमको लेंथ को मेजरमेंट करने की जरूरत लगेगी, हम किसका यूज किया करेंगे? मीटर का यूज किया करेंगे। तो लेंथ की कंपैरिजन करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की नीड्स है। पुराने समय में हम फिंगर्स का इस्तेमाल किया करते थे, हमारे हैंड का इस्तेमाल करते थे, फुट स्टेप्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? लेंथ की कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन जब हमने देखा कि एक लोकल एरिया के लिए ही वो सीमित है, अगर आप वाइडर एरिया पर जा रहे हैं, बाहर कहीं आप उससे मेजरमेंट करते हैं, तो वो सारी मेजरमेंट हमारी पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हर जगह पर ये डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स हमारे साथ डेली लाइफ में बहुत आने लगी, और फिर हमको सोचना पड़ा कि ये सारे जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये हमको ऐसे बनाना चाहिए कि इस वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम जाएं तो कैलकुलेशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने जा रहे हैं। तो 1 मीटर कहाँ से लिया गया, वो हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में 1 मीटर एक रोड की लेंथ से कंपेयर कर लिया गया। इस रोड का जो पर्टिकुलर लेंथ है, उस लेंथ को अपन क्या बोला करेंगे? 1 मीटर बोला करेंगे। ओके, तो कहीं बैठकर साइंटिस्ट स्पेशलिटी कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि 1 मीटर लेंथ हमारी कितना होना चाहिए। सबने अपने अपने अलग अलग रेफरेंस रखे, और इन रेफरेंसेस के अंदर कंसीडर किया गया है कि चलो ठीक है, इस रोड का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। अब ये जो रोड है, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट पर। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इसे फॉलो करना होगा। टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो, या कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अगर सामने आ जाती है तो उसके बेसिस पर इसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ऐसी हमारे क्या होना चाहिए? ये डिवाइस होने चाहिए। तो हमारे पास जिस मेटल का हम लोग यूज कर रहे हैं रोड को बनाने में, मेटल की क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक कैरेक्टर पाया जाता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो लेंथ में क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। प्रेशर में कुछ चेंजेस आएंगे तो इसके लेंथ में क्या आ जाएंगे? कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो क्या करें फिर? इस पर कोरोजन हो सकता है, कोरोजन की वजह से ये छोटा हो सकता है। आज से 1000 साल 2000 साल बाद इसकी कुछ वैल्यूज में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो ऐसा क्या डिसाइड करें हम लोग जिससे कि 1000 ईयर बाद भी अगर कोई मेजरमेंट करे तो आज जो हमने रोड यूज की है उतनी ही लंबी रोड उसको 1000 साल बाद मिले। हो सकता है 1000 ईयर के बाद इसके लेंथ में कोई चेंज आ जाए, तो 1000 के बाद ईयर के उस दौरान जो भी पर्सन मान लीजिए हमारे घर में रह रहा होगा, बेचारे का प्लॉट या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो बेनिफिट है, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो बेचारे का नुकसान हो सकता है। तो 1000 साल बाद जो भी पर्सन इससे मेजरमेंट करे उसमें कोई भी चेंजेस होना नहीं चाहिए। ऐसा ये स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो मेटल तो ले नहीं सकते हम लोग। फिर हमने एक लिस्ट रिएक्टिव मटेरियल लिया। कितना? कौन सा? वो प्लेटिनम। ये सबसे ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव मटेरियल है और ये आसानी से किसी पे भी रिएक्ट नहीं करता है। तो मेटल का प्लेटिनम रोड, प्लेटिनम से बना हुआ रोड हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कि चलो ठीक है, हम इस प्लेटिनम की रोड को मान लिया करेंगे कितना है? ये हमारा 1 मीटर है। और इसको हमने बढ़िया से ऐसे रूम के अंदर पैक करके रख दिया, और सबने अपने अपने कंपैरिजन बना लिए, अपने अपने हिसाब से इसके डिवाइस बना लिए, और सब इससे मेजरमेंट करने लग गए। और जब हमने इसे शुरुआत की कि यही हमारा क्या होगा? 1 मीटर, उस दौरान एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
अब उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको कहती है कि किसी रोड की या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ सकता है स्पीड के साथ। लाइक हमारे पास ये एक रोड है, इसमें हमने एक स्ट्रिंग लगाई और यहां पर हमने एक सब्सटेंस इस पे फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया। देन यहां से इस स्ट्रिंग से होते हुए हमने एक छोटा पत्थर यहां बांध दिया इस रस्से से। अब इस रोड को हमने हाथ में लिया और इसको चलाते हैं, घुमाते हैं। तो इसको जब घुमाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेंगे तो ये जो स्टोन यहाँ लगा हुआ है ऐसी स्पीड से जब घूमने लगेगा तो अपने इस रोड को इस वायर को, इस स्ट्रिंग को ऐसे आगे खींच लेता है और थोड़ी सी इसके लेंथ में क्या हो जाता है, चेंज, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये जो स्टोन यहाँ फ्रीली सस्पेंडेड था ये उठ के ऊपर आ जाता है और यहाँ की स्ट्रिंग इस लेंथ में क्या आ जाते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे जैसे आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये वेट फोर्स लगाता जाता है और इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचते जाएगा। ओके, जब स्पीड स्लो हो जाएगी तब इसको पूरा नीचे खींच लेगा और आपका ये स्टोन यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब जब स्पीड में चेंज आएंगे तब तब लेंथ में भी क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं। हमने ये मान लिया कि चलिए ठीक है, इस रोड को हम कंसीडर तो कर ले कि 1 मीटर है, तो अर्थ पर बैठे हैं हम लोग। अब अर्थ की स्पीड, तो अर्थ पे आप कहीं भी घूम जाओ स्पीड तो कैसी है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है। बट मान लीजिए आपको मेजरमेंट करनी है मार्स पे जाकर, आपको स्पेस में मेजरमेंट करनी है, तो वहां तो अर्थ नहीं है, तो वहां फिर स्पीड में क्या होगा, चेंज। अब वहां जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड में चेंज होने से इस रोड की लेंथ में भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और पॉइंट में भी अगर कुछ वैल्यू चेंज होती है तो वहां बहुत बड़ी कैलकुलेशन से आप हो सकता है मिस्टेक कर दें, या हो सकता है आप लोग सही से उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे डिवाइस ढूंढे हम जिसको स्पीड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हो। भाई अगर रोड लेंगे हम तो स्पीड के बदलने से इसके लेंथ बदल जाती है, तो ऐसा क्या डिवाइस ले हम जिससे कि स्पीड के चेंज हो जाने से उसकी लेंथ में कोई भी चेंज ना हो। तो फिर सोचा गया और डिसाइड किया गया कि क्यों ना लाइट ले लिया जाए। अब लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। अब इसको लिया गया। अब इसको लेने का रीजन क्या कि भैया लाइट, आप इस यूनिवर्स में कहीं भी घूम जाओ सब जगह लाइट की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट सेम है। तो इसका तो चेंज, इसकी जो लेंथ है उसमें तो चेंज, इस रोड की लेंथ में तो चेंज आ जाता है स्पीड के साथ, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ये तो खुद एक स्पीड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना लाइट का यूज किया जाए 1 मीटर की कैलकुलेशन करने के लिए। तो लाइट लिया गया हमने और कैलकुलेट किया गया। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या होता है हमारा टाइम। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 299,792,458, ये जो कैलकुलेशन यहाँ दिख रही है आपको, इतने सेकंड में लाइट वैक्यूम में जितना भी ट्रेवल करेगी 1 पॉइंट टू अदर, उसी को हम बोला करेंगे क्या, 1 मीटर। हम बैठ गए एक पॉइंट पर, यहाँ से लाइट को हमने जाने दिया और जाते जाते दूसरे पॉइंट पर पहुंचे। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम कितना है हमारा, ये रहा। ये जो स्पीड, ये नीचे जो वैल्यू दे रखी है आपकी, ये स्पीड ही है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर दिया हमने 1 से। तो इतने सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर। ओके, इस तरह से हमने 1 मीटर डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट है आपका 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम मास की कंपैरिजन करने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में यूज किया है। तो 1 किलोग्राम कितना, तो इसके लिए तो हमने वही मेटल लिया प्लैटिनम, क्योंकि इसमें लेंथ जैसा कोई भी रिलेशन मास के लिए नहीं था, तो हमने प्लैटिनम का क्या ले लिया, एक सिलेंडर। सो द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरस नियर पेरिस इन फ्रांस। वेट्स एंड मेजरमेंट का एक ब्यूरो फ्रांस के नियर है, वहां पर हमने एक प्लैटिनम इरिडियम मेटल का एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर से हमने अलग अलग प्रकार के हमारे
डिवाइस को कंपेयर करके उससे क्या कर लिया हमने, यूनिट डिसाइड कर लिए। तो वहां जो सिलेंडर रखा हुआ है उसके बराबर कोई कंपैरिजन बना लो, वो किसके बराबर होगा, आपका 1 किलोग्राम के बराबर होगा। ओके, तो इस तरह से हमने 1 किलोग्राम को डिसाइड कर लिया कि 1 किलोग्राम हमारा कितना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 सेकेंड। टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो है 1 सेकेंड। जनरली आप एटम्स के बारे में जानते होंगे, एक उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इस ऑर्बिट में घूमने के लिए इसका अपना एक क्या है, एनर्जी का एक लेवल है। मान लीजिए एनर्जी जो पार्टिकल है यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी लेके इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। वैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 जूल से एनर्जी लेके जैसे मूव कर रहा है। अब कहीं से कोई लाइट रेडिएशन आता है, इसको हिट करता है और हिट करके जैसे टक्कर मारता है तो कोलिजन होता है। कोलिजन होने के दौरान इसकी स्पीड इसमें चली जाती है और इसकी स्पीड इसमें, और ये यहाँ मूव करते करते अपने लोअर स्टेट से जंप करके कहाँ चला जाएगा, अपनी हायर स्टेट में। जैसे ही ये हायर स्टेट में जाएगा यहाँ का एनर्जी लेवल अलग है, क्योंकि इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा आ चुकी थी इस रेडिएशन की हेल्प से। तो ये यहाँ गया। अब यहाँ सेकंड ऑर्बिट में जैसे ही पहुंचेगा, इसके लिए यहाँ पर रुकने के लिए कोई भी वैकेंट सीट तो है नहीं, तो मजबूरन इसको लौट कर कहाँ आना पड़ेगा, वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में। तो जैसे यहाँ रिटर्न आएगा, इसे यहाँ से अपनी मान लीजिए यहाँ पर 10 जूल एनर्जी थी, इससे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्प्शन किया, यहाँ पहुंचकर एनर्जी हो गई 12 जूल। अब इसको रिटर्न आना है, तो रिटर्न आने के लिए इसको 12 जूल एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 जूल एनर्जी में। इस दौरान यहाँ से एक रेडिएशन को इमिट करता है, 2 जूल एनर्जी वाला रेडिएशन यहाँ से इमिट कर देगा, अपने एनर्जी कितनी कर लेगा, 10 जूल, और वापस कम बैक करेगा अपने उसी लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। इस तरह से ये पार्टिकल अपने लोअर से हायर, हायर से लोअर में से वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने एक एटम लिया सीजियम 133, जिसका एटॉमिक मास है सीजियम का 133। इस एटम को लिया और इसके वाइब्रेशंस को नोट करना स्टार्ट किया। So 1 second is the duration in which cesium 133 atoms makes 9192631770 vibration in atomic clock। अगर ये एटम हमारा इतने वाइब्रेशन लगभग 9 अरब के आसपास ये वाइब्रेशंस होते हैं, तो इनको कंप्लीट करने में इसको कुछ टाइम टेकन करना होता है। वो जो टाइम टेकन होता है दैट टाइम टेकन इज नोन एज 1 सेकंड। तो हमने डिसाइड किया 1 मीटर 1 किलोग्राम, तीसरा क्या था 1 सेकंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंडिला पर। कैंडिला क्या है, कैंडिला ये लाइट कितना तेज है, कितनी चमक इस लाइट के अंदर है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडिला को। ओके, और कैंडिला का यूज करते समय हमने एक कैंडल लिया, कैंडल मींस कैंडल। ओके, ये कैंडल की फ्रीक्वेंसी कितनी होना चाहिए, व्हेन द लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज, 540 into 10⁻12 हर्ट्ज, इसकी क्या चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी। और ये लाइट इमिट्स ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इन ए डायरेक्शन एट रेट ऑफ, सॉरी रेट की जगह रेन हो गया, रेट ऑफ 163 वाट पर स्टेरेडियन। अगर ये रास्ते में, ये सोर्स रास्ते में कहीं किसी लोकेशन के ऊपर एनर्जी रेडिएट करे 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, देन द ल्यूमिनस जो उसकी चमक होगी ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड 1 कैंडिला। ओके, इस कैंडल से निकलने वाली लाइट की जो चमक है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो इतनी एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। तो इसको रेडिएट, इस एनर्जी को रेडिएट करने के लिए जितना भी अमाउंट लाइट का लगता है, जितना भी ल्यूमिनस उसका हम लोग यूज करते हैं, वो होगा हमारा 1 कैंडिला। नेक्स्ट आते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, एम्पियर करंट की कैलकुलेशन करने का यूनिट हमने यूज किया है, और इसके लिए हमको लेना होता है 2 पैरेलल वायर। मान लीजिए ये 2 पैरेलल आपके पास क्या है, वायर है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इनमें करंट की सप्लाई करके। मान लीजिए आपके पास ये 2 पैरेलल वायर है, इन दोनों वायर का कनेक्शन कहीं से हमने बैटरी से कर रखा है। यहाँ से हमने माइनस दिया और यहाँ से हम लोगों ने प्लस गिवन किया, और इन दोनों कनेक्शन का इन दोनों वायर का कनेक्शन हमने एक बैटरी से कर दिया।
अब दोनों वायर के अंदर एक ही डायरेक्शन में क्या फ्लो करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वायर में हमने एक यहाँ से एक हुक लगाया, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगाई और इधर एक मास फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया। इसका जो मास है ये क्या करता है, डाउनवर्ड एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये कहाँ फोर्स लगा रहा है, इस वायर के ऊपर लगा रहा है। अब देखिए अगर ये पत्थर इस पर ये फोर्स लगाता है 2 × 10⁻⁷ तो ये स्लाइड होकर इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है इसको कि ये इस स्लाइडर के ऊपर ऐसा रन कर सकता है। इस वायर को हमने स्क्रू या पेच की हेल्प से फिक्स कर दिया, ये अपना मूवमेंट नहीं कर सकता बट ये वायर मूवमेंट कर सकता है। अब इन दोनों वायर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई गिवन की। यहाँ जब हम करंट नहीं सप्लाई कर रहे थे उस दौरान ये पत्थर इसको लास्ट तक खींच के कहाँ ले आएगा, इधर लास्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने करंट की सप्लाई गिवन की और जब जब हमने करंट की सप्लाई किसी वायर में की है ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पिछली क्लास में 10th में आप लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक वायर में आप करंट सप्लाई करो वो क्या बनाएगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये यहाँ पर डायरेक्शन इसके अंदर की तरफ होगा तो क्रॉस से शो करेंगे हम, और यहाँ से होते हुए लाइट बाहर आएगी तो इसको हम डॉट से शो करेंगे। क्रॉस मतलब जब जाती हुई है, जैसे ट्रेन के पीछे क्रॉस लगा होता है, इसका मतलब है ट्रेन जा रहा है। और जब सामने से आएगी तो हमको सिर्फ एक डॉट दिखेगा कि सामने से आना और इधर से जाना। इस तरह से अपनी क्या बनाई इसने, मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को हम रख दें और उसमें करंट को फ्लो करवाएं तो ये वायर इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है। इस सेकंड वायर पे क्या लगेगा, एक फोर्स, जिसको हम लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लू वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, इनसाइड। तो हमने इंडेक्स फिंगर को कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को हम कर देते हैं करंट की डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ अंदर की तरफ ये क्या लगा रहा है, फोर्स। कौन, ब्लू वाला इस येलो वाले वायर पर। ये फर्स्ट वायर, ये आपका सेकंड वायर। ये फोर्स लगाया F12 इस तरफ। सिमिलरली क्योंकि सेकंड वायर के अंदर भी क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये वाला भी अपनी फील्ड बनाएगा। इस वाले की फील्ड ये रही, कुछ इस तरह से। अब इस येलो वायर की ब्लू फील्ड बनी। अब ये राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन देखें तो यहां से इनसाइड और यहां से आते हुए बाहर की तरफ आ रही है। ये ब्लू फील्ड यहां से कहां आ रही है, बाहर की साइड। अब जो ब्लू वाला वायर है इस येलो वाली वायर की किस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसको भी निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट कहाँ सप्लाई हो रही है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो इस ब्लू वायर पर फोर्स लगता है इस तरफ F12। अब दोनों वायर में करंट सप्लाई हो रही है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, एक फोर्स डेवलप हो रहा है। दोनों वायर में हम सेम डायरेक्शन में करंट लगाते हैं और इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिससे दोनों वायर एक दूसरे के नियर आते हैं। ये तो आ नहीं सकता है, ये सेकंड वायर इसको अपनी तरफ खींच के ऐसे लाता है। अब खींच के ला रहा है तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ते जाएगी यहाँ पर, और बढ़ते बढ़ते हमने फोर्स इतनी बढ़ा ली कि ये वायर यहाँ से स्लाइड होते 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 कहाँ आ गया, यहाँ पहुंच गया। इस समय इन दोनों वायर के बीच डिस्टेंस आ गई कितनी, 1 मीटर, और हमने रोक लिया। अब देखिए यहां से ये पत्थर पीछे खींच रहा है और इन दोनों वायर में करंट फ्लो होने से एक फोर्स इधर की तरफ बन रहा है। अगर ये वायर ना तो राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां से इस तरफ लगने वाला फोर्स है 2 × 10⁻⁷, और यहां से भी इस तरफ लगने वाला फोर्स है 2 × 10⁻⁷। तो इन दोनों वायर के बीच इस फोर्स को जनरेट करने के लिए मुझे दोनों वायर में इलेक्ट्रिक करंट की एक सप्लाई गिवन करना पड़ी। तो दोनों वायर अपनी पर यूनिट लेंथ पर इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने यहाँ बैटरी से जितनी करंट की सप्लाई इन वायर्स के अंदर गिवन की है वो सप्लाई हमारी कहलाएगी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। So 1 ampere is the amount of electric current passing through two parallel wire fixed at 1 meter apart from each other and experience a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per unit length between them।
तो 1 एम्पियर हमारा करंट का वो अमाउंट हो गया जब हमारे दो पैरेलल वायर में करंट सप्लाई देंगे हम और दोनों एक दूसरे के बीच पर यूनिट लेंथ पर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, तो उस अमाउंट को हमने बोला करंट के 1 एम्पियर। तीसरा हमारे पास है केल्विन। So 1 Kelvin is the 1/273.16th part of thermodynamical temperature of triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है जहां पर एक ऐसा टेम्परेचर का एक ऐसा लेवल जहां पर पानी के तीनों स्टेट एक साथ पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड और वेपर। उसके हमने 1/273.16 पार्ट टेकन कर लिए। इसमें जो वैल्यू हमको मिलेगी दैट वैल्यू इज नोन एज 1 केल्विन टेम्परेचर। और लास्ट है हमारे पास 1 मोल। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स एज देयर एटम्स 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन C12। कार्बन C12 एटम्स हमने लिए, उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, लगभग 12 ग्राम के आसपास, 0.12 किलोग्राम। इतना कार्बन हमने लिया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इसको एक नया नेम एवोगैड्रो नंबर से भी हम लोग डिनोट करते हैं, वो होता है 6.023 × 10⁻23। ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमको इतने ग्राम कार्बन के अंदर मिलने वाले हैं, तो उन्हीं की क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1 मोल। तो ये थे आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हमने डिफाइन किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन को और हम डिफाइन कर लेते हैं। 1 रेडियन कितना होगा, तो यहाँ पर दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज हम एंगल की कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का हमने एक सेंटर O लिया है और इस पर हमने एक आर्क ले लिया AB। इस आर्क का टोटल लेंथ हमारे इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होना चाहिए। इस आर्क के दोनों पॉइंट से एक पॉइंट पर मतलब सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ होता है, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ओके, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो लेंथ हमारा आर्क का है वो लेंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेडियस। तो ये आर्क अपने दोनों पॉइंट से जो एंगल बनाएगा सेंटर पर, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। 1 radian is the angle subtended by an arc equal in length of radius of this circle। So फॉर्मूला है हमारा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस थीटा। आर्क हमारा AB है और रेडियस हमारा कितना है R। बट हमने क्या बोला, जो आर्क हम सरफेस पर टेकन कर रहे हैं सर्कल की, उस आर्क का लेंथ हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। पुट कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू R/R, R से R कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, तो ये आ गया हमारा 1 रेडियन एंगल। जनरली 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री, या पाई रेडियन की बात करें हम इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर डिग्री से रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। ये आसानी से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हें। चलिए, ये था आपका 1 रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की कैलकुलेशन हम करते हैं स्टेरेडियन की हेल्प से। तो 1 स्टेरेडियन हमारा कितना होगा, तो 1 स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्या लेना आप लोगों को, यहाँ पर स्फीयर लेना पड़ेगा, एक फुटबॉल लेनी पड़ेगी हमको, तब जाके हम लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे 1 स्टेरेडियन को। तो हमने एक स्फीयर लिया, ये मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है, ये ले लेते हैं, ये इस तरह से कुछ स्फीयर है आपके पास, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा इसके ऊपर हमने क्या लिया, एक एरिया टेकन किया इस पूरी सरफेस पर। यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया और उसके ऊपर एक सरफेस एरिया हम टेकन कर रहे हैं। अब उस सरफेस एरिया को देखिए, उस सरफेस एरिया से अगर मैं रेडियस लेकर ऐसी स्ट्रिंग बांध दूं ढेर सारी, और सारी स्ट्रिंग को एक पॉइंट पर मिला दूं, तो जोकर की कैप बन जाएगी, बर्थडे कैप, ठीक है। तो ये पूरा बर्थडे कैप बना, ये कितना एंगल यहाँ बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज 1 स्टेरेडियन।
अब इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो जो सरफेस एरिया आपने यहाँ टेकन किया है, ये सरफेस एरिया इस लोकेशन में जो एंगल बनाएगा वही आपका 1 स्टेरेडियन होगा। लेकिन कंडीशंस ये है कि जो सरफेस का एरिया है ये इक्वल टू द होना चाहिए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। कंडीशंस है दिस surface area of a sphere is equal to square of its radius। आप स्फीयर का रेडियस लें, उसका स्क्वायर करें ऐसे, ये क्या है सारे यहाँ मिला दिए, यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज 1 स्टेरेडियन। तो जो एरिया हमने लिया है स्फीयर के ऊपर कितना होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे हम, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको हमने क्या नेम दिया, सॉलिड एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, या फिर इसको आप डी इस ओमेगा से भी यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू आर्क, आर्क है हमारा एक सरफेस एरिया, यहाँ पर आर्क की बजाय हमको क्या लेना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस द होल स्क्वायर, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया हमने जो ए बी यहाँ टेकन किया है, या डी ए हमने टेकन किया है, ये इतना है। डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये स्क्वायर ऑफ रेडियस के, यहाँ पुट कर देते हैं। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 स्टेर रेडियन। ओके, और किसी सॉलिड एंगल का जो स्टेर रेडियन होता है 1 स्टेर रेडियन, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो स्फीयर बना रहा है सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ओके, इतना एक सॉलिड एंगल हमारे स्फीयर के सरफेस से सेंटर पर डेवलप होता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हो गए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट पर बेस्ड, और इसी के साथ हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते रहिए। थैंक यू सो मच।